अध्याय 387 असामान्यता का गर्भाधान। शांगतोंग टावर की 45वीं मंजिल का शीर्ष। ये कभी शांगतोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के उस विदेशी पॉल का कार्यालय हुआ करता था, लेकिन अब ये कार्यालय रोहित का है। यहाँ खड़े होकर पूरे जयपुर शहर को नीचे देखा जा सकता था, और यदि रोहित यहाँ अपने घोस्ट डोमेन प्रेत क्षेत्र का उपयोग करता तो उसका अनुमान था कि शहर के केंद्र का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र उसके घेरे में आ सकता था। दूसरे शब्दों में, रोहित को शहर के लगभग पूरे केंद्र में बचाव अभियान चलाने के लिए एक कदम भी चलने की आवश्यकता नहीं थी, बस यहीं खड़े रहना काफी था। इसलिए जब रोहित ने चिराग से कार्यालय के रूप में इस स्थान की मांग की, तो ये केवल स्वार्थ के लिए नहीं था, इसके पीछे वास्तव में काम से जुड़े कारण भी थे। फिलहाल रोहित फर्श से छत तक वाली खिड़की के सामने खड़ा दूर जयपुर शहर को देख रहा था और मुख्यालय से फोन पर बात कर रहा था। जिस हंग्री घोस्ट भूखे प्रेत को हमने कैद किया है, उसका क्या हाल है? मुझे उस चीज की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाहिए। जयपुर शहर में श्राप के पुनर्जीवित होने के संकेत पहले से ही मिलने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सिर्फ एक विशेष मामला है, अन्यथा हम फिर से हंग्री घोस्ट वाली घटना देख सकते हैं। उसने कविता के पेट से घोस्ट इन्फेंट प्रेत शिशु को निकालने की जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने पहले स्थिति समझने के लिए मुख्यालय को फोन किया। रोहित को डर था कि कुछ लोग हंग्री घोस्ट का अध्ययन करना चाहते होंगे और अनजाने में उसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मूल्यवान जानकारी छिपी थी। वह खुद भी इससे बहुत प्रलोभित था और उसे विश्वास नहीं था कि दूसरे इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। और दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो सोचते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में उन्हें मौत को दावत देने का शौक होता है। ठीक है, बिल्कुल, मैं तुरंत उच्च अधिकारियों से स्थिति के बारे में परामर्श करती हूँ। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, ऑपरेटर पूनम ने एक असामान्य कार्यशैली दिखाते हुए हड़बड़ी में उत्तर दिया। जितनी जल्दी हो सके, रोहित ने फोन नीचे रख दिया। 5 मिनट बाद पूनम ने जानकारी जुटा ली थी और तुरंत कहा, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है। जयपुर शहर से ले जाया गया हंग्री घोस्ट इस समय सख्त निगरानी में है और इसके कभी भी खोले जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि प्रयोगशालाओं के कई आधिकारिक विशेषज्ञों ने शोध करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन मुख्यालय ने उन सभी को खारिज कर दिया। मैं समझ गया, अपनी ओर से दोबारा जांच करें। यदि कोई अन्य समस्या हो तो मुझे सूचित करें, यदि नहीं तो अभी के लिए इसे छोड़ दें। रोहित ने फोन काट दिया। रोहित, स्थिति कैसी दिख रही है? सोफे पर बैठे राजीव ने उत्सुकता से पूछा। रोहित की निगाहें घूमी और उसने कहा, ऊपर से कोई समस्या नहीं है, स्रोत से कोई रिसाव नहीं हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक ही संभावना बचती है, कविता की स्थिति एक विशेष मामला है। विशेष मामला, इसका क्या मतलब है? राजीव को समझ नहीं आया। रोहित ने कहा, अलौकिक घटनाएं मूल रूप से समझाना बहुत कठिन होती हैं, रहस्यमयी, विचित्र और भयानक। जब ऐसी घटनाएं लोगों, प्रेत साधकों और अन्य प्राणियों के साथ अंतःक्रिया करती हैं, तो यह अनिश्चित होता है कि वे कुछ अनूठी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं या नहीं। कविता खुद भी विशेष है, इसके अलावा वह हंग्री घोस्ट की घटना में शामिल थी। हालांकि वह घटना समाप्त हो चुकी है, लेकिन यह अज्ञात है कि श्रापों के टकराव से क्या नई इकाइयां जन्म ले सकती हैं। यह कोई साधारण प्रेत शिशु नहीं है, अगर ऐसा होता तो कविता अब तक जीवित नहीं होती। हंग्री घोस्ट की घटना समाप्त हुए 2 महीने से अधिक समय हो गया है। प्रथम चरण के प्रेत शिशु की जन्म दर के अनुसार इसमें इतना समय नहीं लगता। वह प्रेत शिशु को निकालने की जल्दी में नहीं था, बल्कि वह पहले इसके पीछे का कारण समझना चाहता था। एकमात्र शेष प्रेत शिशु इतने लंबे समय से कविता के पेट में था, 10-15 मिनट और प्रतीक्षा करने से कोई नुकसान नहीं होने वाला था। तो इसे जल्दी निकालो, वह भूतिया चीज लोगों की जान ले लेगी, अनुपमा ने चिंता भरे चेहरे के साथ हड़बड़ी में कहा। मुझे पता है, लेकिन मुझे पहले स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है, ताकि प्रेत शिशु की स्थिति का पता लगाया जा सके। रोहित ने इसी समय अपनी घोस्ट आई प्रेत आंख खोली। प्रेत शिशु को निकालने या स्थिति का निर्धारण करने के लिए वह घोस्ट आई की क्षमता के बिना कुछ नहीं कर सकता था। तभी कार्यालय का दरवाजा खुला और एक तेज आवाज गूंजी, भाई रोहित यहाँ हैं, न 1 मिनट पहले और न 1 मिनट देर, ठीक 9 बजे। स्कूल जाने से भी ज्यादा समय के पाबंद, मेरे अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? केशव, अरे आप सब यहाँ हैं, नमस्ते सबको, क्या आप सब ने नाश्ता किया? मैंने अभी पास ही एक बाऊजी बंद की दुकान देखी जो बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। तुम, ये नन्हा शरारती, हमेशा शोर मचाते रहते हो। श्रवण ने प्रवेश करते हुए केशव के सिर के पीछे हल्का सा थप्पड़ मारा। रोहित ने कहा, चाचा श्रवण, केशव कृपया अभी बैठें। पहले मुझे कविता के शरीर के अंदर की चीज से निपटने दें, फिर हम बात करेंगे। कविता को फिर से क्या हुआ? केशव ने करीब आकर उसे देखते हुए पूछा, वह गर्भवती तो नहीं हो गई है ना? तुम्हें इसके बारे में पता है? काफी समय बाद मिले और तुम स्मार्ट हो गए हो। रोहित ने कुछ आश्चर्य और संदेह के साथ उसकी ओर देखा।
केशव ने व्यंग्य किया, माता पिता यहाँ हैं तो गर्भावस्था के अलावा और क्या हो सकता है? ये किसका है? यह मत कहना कि तुम्हारा है। रोहित ने कहा, यह मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? शापित प्रेत का। केशव की आंखें फटी रह गईं, क्या कविता की पसंद इतनी विचित्र है? रोहित ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अगर तुम इस तरह बात करते रहे तो बाहर तुम्हें निश्चित रूप से मार पड़ेगी। मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। ओ नन्हे शरारती, यहाँ आओ। श्रवण आग बबूला था और उसने केशव को अपनी ओर खींचा। भाई रोहित, एक विशेष स्थिति को संभाल रहे हैं, तुम यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? मुझे तुम्हें ईंटें ढोने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर ही छोड़ देना चाहिए था। केशव को पकड़ने के बाद उन्होंने राजीव और अनुपमा से माफी मांगी। इस समय रोहित की प्रेतांख से एक हल्की लाल चमक निकली, जिसने एक रेखा बनाई जो कविता के पेट के निचले हिस्से की ओर देख रही थी। कपड़ों और मांस के पार रोहित ने शरीर के अंदर गहराई में छिपी एक शिशु के आकार की चीज देखी। वह बिल्कुल शांत पड़ा था, जैसे गर्भवती महिला के अंदर एक वास्तविक भ्रूण होता है। बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रोहित की प्रेत आंख के प्रभाव के कारण कविता के पेट के अंदर के प्रेत शिशु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वे आंखें उन प्रेत छायाओं से बिल्कुल अलग थीं जिनसे उसका पहले सामना हुआ था। वे उसकी प्रेत आंखों की तरह ही गहरे लाल रंग की थीं। इसके अलावा प्रेत आंख के संपर्क के माध्यम से उसे उनके बीच एक परिचित संबंध महसूस हुआ। यह एहसास रोहित के लिए प्रेत आंखों की एक और जोड़ी होने जैसा था और प्रेत शिशु की उपस्थिति के माध्यम से वह एक अन्य शरीर के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। भाई रोहित, क्या आप वाकई कविता के पेट को इस तरह घूर कर देख सकते हैं कि अंदर क्या है? केशव ने फिर से उत्सुकता से पूछा। उचित नियंत्रण के साथ यह एक्सरे जैसा प्रभाव पैदा कर सकता है, हालांकि यह विशेष रूप से उपयोगी नहीं है। यह एक छोटी सी क्षमता है जिसे मैंने बोर होने पर विकसित किया था, रोहित ने लापरवाही से उत्तर दिया। अपने अवलोकन के माध्यम से वह पुष्टि कर सकता था कि कविता के अंदर का प्रेत शिशु हंग्री घोस्ट द्वारा छोड़ा गया श्राप नहीं था। सटीक रूप से कहें तो यह उसके द्वारा छोड़ा गया एक श्राप था। सही बात है। रोहित को याद आया कि वह एक बार मरकर पुनर्जीवित हुआ था और कविता प्रभावित हुई थी और उसे पुनर्जीवित करने से पहले वह कई दिनों तक मृत रही थी। प्रेत शिशु उसी समय उसके शरीर में गर्भस्थ हुआ होगा, लेकिन जैसे ही हंग्री घोस्ट को कैद किया गया और श्राप का स्रोत काट दिया गया, वह प्रेत शिशु जिसे कविता के शरीर से गायब हो जाना चाहिए था, उसके श्राप के कारण किसी तरह नए रूप में जीवित रह गया। वर्तमान प्रेत शिशु का अब हंग्री घोस्ट से कोई संबंध नहीं था। ये रोहित का छोड़ा हुआ श्राप ही था जिसने इस आखिरी प्रेत शिशु के जीवन को बढ़ा दिया था। दूसरे शब्दों में, यह आखिरी प्रेत शिशु उसका घोस्ट स्लेव, प्रेत दास बन गया था। अगर यह प्रेत शिशु वाकई मेरे नियंत्रण में हो सकता है तो यह अविश्वसनीय होगा। रोहित इस समय इस अनुमान से थोड़ा सहम गया था। उसने पहले से लेकर चौथे चरण तक के प्रेत शिशुओं के आतंक का अनुभव किया था। विशेष रूप से चौथे चरण तक पहुंचने के बाद वे प्रेतों को निगल सकते थे और अपने शरीर का हिस्सा बन सकते थे, जिनमें विकास की अपार संभावनाएं थीं। यदि रोहित ने इस प्रेत शिशु को पकड़ लिया और इसे नियंत्रित करने में कामयाब रहा तो भविष्य में इसके पालन पोषण से जो भूमिका यह निभा सकता था वह अकल्पनीय थी। आखिरकार एक बार जब यह चीज चौथे चरण तक बढ़ जाती तो यह एक असली प्रेत से भी अधिक भयानक होती। मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता, मुझे इस पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता है। रोहित की निगाहें थोड़ी बदलीं और प्रेत शिशु को तुरंत निकालने की योजना बनाने के बजाय उसने कहा, मैं कविता की समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन अभी यह सुविधाजनक नहीं है। आज दोपहर की बैठक के बाद मेरे यहाँ आना और मैं उस चीज को बाहर निकाल दूंगा। बहुत अच्छा, ये बहुत बढ़िया है, धन्यवाद रोहित, राजीव ने कृतज्ञता से कहा। आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं जयपुर शहर के अलौकिक मामलों को सुलझाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। कविता की स्थिति पिछली घटना का अवशेष है और यह सही है कि मैं इसे अंत तक देखूं। हम उस घटना के संकेतों को फिर से उभरने नहीं दे सकते, अन्यथा यदि समस्या बढ़ गई तो इसे सुलझाना पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा, रोहित ने कहा। लेकिन अगले कुछ दिनों तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वह चीज़ बहुत स्थिर है और कविता के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। उसे बाहर निकालने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस तरह से यह परजीवी बना हुआ है वह बहुत विशेष है। ये लगभग ऐसा है जैसे वह वास्तव में गर्भवती हो। अध्याय 388 क्षांगतों सम्मेलन। कविता की स्थिति पर चर्चा करने के बाद रोहित ने महसूस किया कि हंग्री घोस्ट द्वारा छोड़े गए श्राप को फिलहाल के लिए एक तरफ रखना ठीक है, क्योंकि इसे हल करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं थी। वह प्रेत शिशु बहुत विशेष था, जो अलौकिक घटनाओं से पैदा हुई एक विकृति थी और इसके अध्ययन के लिए समर्पित समय की आवश्यकता होगी। आज रोहित ने मुख्य रूप से एक अन्य मामले के लिए सभी को बैठक के लिए बुलाया था। 9 बजे के कुछ समय बाद हरीश पाल पहुंचे और सभी प्रमुख सदस्यों की उपस्थिति में रोहित ने सीधे अपनी बात रखी।
दरअसल मैंने आप सभी को यहाँ ये देखने के लिए बुलाया है कि क्या हम एक कंपनी शुरू करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। कंपनी शुरू करना। भाई रोहित, आपके पास पैसों की कमी नहीं है। कंपनी शुरू करने की जहमत क्यों उठाना? ये बहुत थका देने वाला काम है। क्या घर पर आराम से लेटना और पैसे इकट्ठा करना बेहतर नहीं है? उस समय केशव को रोहित का कंपनी शुरू करने का विचार काफी अजीब लगा। आखिरकार रोहित की वर्तमान पहचान, स्थिति और उसके पास मौजूद संसाधनों को देखते हुए उसे इस तरह के कठिन और निष्फल प्रयास में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा एक कंपनी शुरू करके कितना कमाया जा सकता था? रोहित का एक मिशन किसी कंपनी की वार्षिक आय से अधिक हो सकता था। इतनी जल्दी बीच में मत टोको बच्चे। भाई रोहित का विश्लेषण सुनो। श्रवण ने केशव को शांत करने के लिए हाथ हिलाया। रोहित ने कहा, कंपनी शुरू करने का असली मकसद निश्चित रूप से पैसा कमाना नहीं है। वैश्विक अलौकिक घटनाओं के अचानक उभरने के साथ भविष्य में पैसे की भूमिका लगातार कम होती जाएगी। वास्तव में आप में से कुछ ने पहले ही ध्यान दिया होगा, सोने की बढ़ती कीमतें, वस्तुओं की बढ़ती लागत, चाहे वह रियल एस्टेट हो या वित्त, वे सभी गहने के संकेत दे रहे हैं। बेशक वह इन विवरणों को नहीं जानता था, ये वह जानकारी थी जिसे आलिया आमतौर पर संकलित करती थी। शेयर बाजार में फंसे उसके 50 लाख रुपये वापस नहीं मिल पा रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही वह कार में उसके सामने अपनी गरीबी का रोना रो रही थी। ये सही है, मैं हाल ही में इस पर ध्यान दे रहा हूँ। श्रवण ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी कंपनी के विशेषज्ञ विश्लेषकों ने पहले ही वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल की सुगबुगाहट महसूस कर ली थी। हालांकि इस तरह की बड़ी वैश्विक उथल-पुथल हमारे लिए काफ़ी महत्वहीन है। आखिरकार ये प्राकृतिक व्यवस्था का हिस्सा है जिसे बदलना किसी के बस में नहीं है। इसलिए हमें जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है वह ये है कि इस सबसे कैसे निपटा जाए। रोहित ने कहा, सरल शब्दों में यह अस्तित्व और सुरक्षा के बारे में है। राजीव, जो रुचि के साथ सुन रहे थे, ने पूछा, आप वास्तव में क्या करने की योजना बना रहे हैं? मैंने अभी तक ये पूरी तरह तय नहीं किया है, लेकिन मेरा मानना है कि भविष्य चाहे जो भी हो, व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी की ताकत को एकजुट करने और पहले से तैयारी करने के लिए कंपनी शुरू करना सबसे अच्छी रणनीति है। आखिरकार हम सभी हंग्री घोस्ट की घटना में जीवित बचे रहे और उस अनुभव के साथ मुझे लगता है कि हम बहुत सारी फालतू बातों से बच सकते हैं। बोलते समय रोहित ने सबकी ओर देखा। अगर वे लोग होते जिन्होंने अलौकिक घटनाओं का अनुभव नहीं किया होता तो उसे समझाना पड़ता कि भूत क्या होते हैं, आतंक क्या होता है, और अंत में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। आपकी बात सही है, मैं इस योजना का समर्थन करने वाला पहला व्यक्ति हूँ। श्रवण ने जल्दी से अपना मन बनाते हुए कहा, मुझमें अन्य कौशल नहीं हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास पैसा है और ज़रूरत पड़ने पर मेरे पास लोग हैं। राजीव ने कुछ देर सोचा और कहा, दरअसल इस अवधि के दौरान मैं ऑनलाइन दुनिया भर की विशेष घटनाओं पर ध्यान दे रहा हूँ और सबसे खराब स्थितियों को ध्यान में रखा है। जब मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो मैंने कुछ दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया। मेरा इरादा आपसे इस पर चर्चा करने का था रोहित, लेकिन कविता के मुद्दे के कारण इसमें देरी हो गई। अनुपमा, बैग से फोल्डर निकालो। अनुपमा ने जल्दी से अपना बैग खोला और दस्तावेजों का एक पुलिंदा निकाला। इसे देखो रोहित, राजीव ने उन्हें सौंपते हुए कहा। चाचा, राजीव की क्षमताएं प्रभावशाली हैं। वास्तव में एक पेशेवर प्रबंधक, प्रोफेशनल मैनेजर के योग्य। आप घर पर खाली नहीं बैठे थे, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी व्यावसायिक प्रतिभा को बेरोजगारी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। बस एक दस्तावेज किसी निवेशक को प्रभावित कर सकता है और वह फिर से तेजी से उभरकर प्रबंधक या अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति बन सकता है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि राजीव ने लंबे समय से रोहित पर अपनी नज़रें जमा रखी थीं, जिसके पास विशाल संसाधन थे, अन्यथा वह इस बार दस्तावेजों को अपने साथ नहीं लाते। दस्तावेजों को लेने और उन पर सरसरी नज़र डालने के बाद, संसाधन सामग्री आरक्षित योजना, व्यावसायिक सुरक्षा क्षेत्र योजना, अस्तित्व आधार निर्माण योजना। एक त्वरित नज़र के बाद रोहित ने कहा, चाचा राजीव, समाज के पतन को देखते हुए आपके विचार कुछ हद तक चरम एक्सट्रीम हैं। योजना केवल एक हिस्सा थी। बेशक राजीव के पास निवेशकों को समझाने की वाक्पटुता भी थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, बार बार होने वाली अलौकिक घटनाओं और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को देखते हुए दुनिया भर में वित्तीय संकट आने की काफ़ी संभावना है। ये संकट रियल एस्टेट, ऊर्जा, भोजन, परिवहन और अन्य उद्योगों को तबाह कर देगा। युद्ध, आपदाओं, बीमारियों और ऐसी चीज़ों पर विचार किए बिना भी बेरोजगारी की विशाल लहर और मानव समाज के वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला संबंध ही सब कुछ नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना जितनी जटिल होगी उतनी ही आसानी से वह ढह जाएगी। किसी भी कड़ी में एक समस्या विनाशकारी आपदा का कारण बन सकती है।
शायद मेरे शब्द डरावने लगें, जैसे दुनिया के अंत की भविष्यवाणी कर रहे हों, जिस पर लोगों के लिए विश्वास करना कठिन हो। लेकिन यह मत भूलिए, ये सब इस बात पर आधारित है कि अलौकिक घटनाएं पूरी तरह से हल नहीं हुई हैं। डर एक उत्प्रेरक है, खासकर जब यह विश्व स्तर पर फैलता है। हंग्री घोस्ट की घटना को एक उदाहरण के रूप में लें। हालांकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाली मौत का डर, कितने लोग इसे सहन कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबसे बुरे के बारे में सोचना और सबसे अच्छी तैयारी करना आवश्यक है। हमें अभी कार्य करना चाहिए जब बाजार अभी भी स्वस्थ स्थिति में है। अन्यथा ऐसा समय आ सकता है जब आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो, आप उसे खर्च भी नहीं कर पाएंगे। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राजीव ने वैश्विक अर्थशास्त्र से लेकर सामाजिक स्थितियों, फिर व्यक्तिगत अस्तित्व तक बड़ी कुशलता से बात की और उन असंभावित घटनाओं को प्रत्येक व्यक्ति से जोड़ते हुए सभी के मन में संकट की एक धुंधली भावना पैदा कर दी। ऐसी वाक्पटुता किसी भी अमीर व्यवसायी को प्रभावित कर सकती थी, बशर्ते उन्हें अलौकिक घटनाओं के अस्तित्व पर विश्वास हो। श्रवण ने ताली बजाई और कहा, क्या शानदार विश्लेषण है। इसे सुनकर मैं आपके प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए उतावला हो रहा हूँ। भाई रोहित, आपको क्या लगता है? ये सब अभी भी नेता के रूप में रोहित पर निर्भर था। वह इन लोगों के बीच मुख्य धुरी था और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं था। उसके पास सब कुछ हल करने की क्षमता थी। योजना अच्छी है, लेकिन दायरा बहुत छोटा है। चाचा राजीव, जब आपने ये प्रस्ताव लिखा था तो शायद आप केवल चाचा श्रवण और मुझे निवेशकों के रूप में शामिल करने के बारे में सोच रहे थे, रोहित ने कहा। राजीव ने टिप्पणी की, वर्तमान में केवल रोहित और अध्यक्ष श्रवण के पास ही उस तरह की पर्याप्त पूंजी है। रोहित ने सिर हिलाया, उससे काम नहीं चलेगा। हमारा एक साथ चिपक कर रहना खतरनाक है। एक भीषण तूफान में एक छोटी नाव का पलटना आसान होता है, इसलिए हमें इस व्यवसाय को बढ़ाने का रास्ता खोजना होगा। आदर्श रूप से हमें और अधिक प्रभावशाली निवेशकों को लाना चाहिए। आखिरकार ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम कुछ लोग नहीं कर सकते, और मैं कंपनी चलाने के लिए नहीं बना हूं। श्रवण को भी यह समझ में आया। मैं एक कॉकटेल पार्टी आयोजित कर सकता हूं और उन सभी को इकट्ठा कर सकता हूं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। वे शायद इसमें रुचि लें, हालांकि यह अनिश्चित है कि कौन आएगा। आखिरकार हर कोई जानता है कि यहां मुसीबत रही है और कई लोग दूसरी जगहों पर भाग गए हैं। जयपुर शहर का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? रोहित ने अचानक पूछा। श्रवण ने कुछ देर सोचा। वह आप ही होने चाहिए, ये देखते हुए कि आपने एक अपार्टमेंट को 1 अरब में बेचने की हिम्मत की थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रोहित ने आगे कहा, मेरा मतलब घटना से पहले से था। वह रमाकांत होगा। उस आदमी की अपनी पब्लिक कंपनी है और उसके व्यापक संपर्क हैं। लेकिन जयपुर शहर में हुए हंगामे के बाद वह खत्म हो चुका है। उसकी कुल संपत्ति में भारी गिरावट आई है। यह एक चमत्कार है कि उसकी कंपनी दिवालिया नहीं हुई, श्रवण ने कहा, ये समझते हुए कि रोहित क्या कहना चाह रहा है। यदि वे जयपुर शहर के पूर्व सबसे अमीर व्यक्ति को अपने साथ मिला लेते तो चिंता की क्या बात थी? क्या आप उससे संपर्क कर सकते हैं? रोहित को लगा कि यह नाम कुछ जाना पहचाना सा है। बिल्कुल, हमने पहले साथ में भोजन किया है और उसकी कंपनी का निर्माण मेरी फर्म द्वारा किया गया था, श्रवण ने उत्तर दिया। रोहित ने कहा, उसे जल्द से जल्द जयपुर शहर वापस बुलाओ। सबसे अच्छा होगा यदि वह मुझसे मिल सके। उसने शायद जयपुर शहर नहीं छोड़ा होगा। आइए उसे भोजन के लिए बाहर बुलाते हैं। मैं उन सभी को आमंत्रित करूंगा जिनसे मैं संपर्क कर सकता हूं, श्रवण ने कहा। यह आदर्श होगा, रोहित ने कहा, लेकिन आइए इस मामले में जल्दबाजी न करें। यहाँ शांगतोंग टावर का स्थानांतरण समझौता है। मैं इसे कई हिस्सों में विभाजित करने और आप सभी को देने की योजना बना रहा हूँ। उन शब्दों पर बाकी सभी क्षण भर के लिए दंग रह गए। आलिया खुद को रोक नहीं पाए और बीच में ही बोल पड़ी, आप एक अच्छी भली इमारत को ऐसे ही क्यों दे रहे हैं? अपना साम्राज्य बनाने की इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सम्राट इसे बर्बाद करने पर विचार कर रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा सुरक्षा उपाय है। आखिरकार कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य में उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाथ में कुछ संपत्ति होने से थोड़ी शांति मिल सकती है। भले ही मैं मर जाऊं, कम से कम मेरा परिवार और अन्य लोग एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, रोहित ने समझाया। हरीश पाल, जो अब तक चुप थे, समझ गए। अलौकिक घटना के बाद कोई भी अपनी भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन मृत्यु की स्थिति में रिश्तेदार और परिवार विरासत के अपने हिस्से के हकदार हो सकते थे और शांगतोंग टावर से कुछ आय प्राप्त कर सकते थे। ये बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन ये बहुत कम भी नहीं होगा। एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त होगा, खासकर जब दूसरे लोग निगरानी कर रहे हों, तो लाभ हड़पे जाने की संभावना कम थी। तुम अचानक इतने उदार क्यों हो गए? क्या तुम हमेशा पैसों के मामले में कंजूस नहीं थे? हरीश पाल ने उसकी ओर देखा।
रोहित ने उत्तर दिया, बेशक मैं पैसा कमाने के मामले में मितव्ययी हूँ, लेकिन अब खर्च करने का समय है। हम बहुत कंजूस नहीं हो सकते। इसके अलावा मैं हर स्थिति के लिए तैयार रहना पसंद करता हूँ। मुझे कुछ विकल्प खुले रखने की ज़रूरत है। क्यों, क्या आप इसे नहीं चाहते? बिल्कुल मैं चाहता हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूँगा? मेरी पत्नी ने अभी कुछ समय पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं है। कौन जानता है कि भविष्य क्या होगा? अगली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ना अच्छा है, हरीश पाल ने कहा। मुझे बस डर है कि तुम इसे छोड़ने में बहुत हिचकिचाओगे। आपके बारे में क्या ख्याल है, चाचा राजीव? रोहित ने पूछा। राजीव ने एक अजीब सी मुस्कान दी, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? आखिरकार आप इसे हमें बस यूं ही दे रहे हैं और मुझे सच में लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। तो फिर ये तय रहा, रोहित ने घोषणा की। मुझे 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 भी चाहिए। आलिया, जो रोने ही वाली थी, ने जल्दी से रोहित का हाथ पकड़ लिया, इस डर से कि वह उसे कुछ दिए बिना ही सब कुछ दे देगा। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा भी एक हिस्सा होगा। उसके आश्वासन से राहत पाकर आलिया का रोने जैसा व्यवहार कुछ कम हुआ। कुछ चर्चा के बाद रोहित ने शांगतोंग टावर के नए शेयरधारकों की पुष्टि की, हरीश पाल, राजीव, आलिया, केशव और वह स्वयं। यहाँ तक कि मानसी का भी एक छोटा सा हिस्सा था। अध्याय 389 मुआवजा। 1, 2, 3। अब से ये 8 मंजिलें मेरी हैं। आलिया उत्साह से भरी हुई थी और शांगतोंग टावर में ऊपर नीचे घूम रही थी। आखिरकार उसे अपने नाम की 8 मंजिला ऑफिस बिल्डिंग मिल ही गई थी। इस समय वह अपनी जागीर का निरीक्षण करने वाले किसी अमीर जमींदार की तरह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, रोहित के साथ जुड़े रहने का फल मिल गया। भाई रोहित वास्तव में अपने नाम के अनुरूप निकले। हालांकि एक बार जब उसका उत्साह कम हुआ तो आलिया अचानक एक संदिग्ध अभिव्यक्ति के साथ मुड़ी और बोली, मुझे ये तो समझ आता है कि रोहित ने मुझे कई मंजिलें क्यों दी। आखिरकार मैं इतने लंबे समय से उसके साथ हूँ और भले ही मैंने कोई बड़ा योगदान न दिया हो, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की है। लेकिन तुम्हें हिस्सा क्यों मिला? उसने वास्तव में तुम्हें 2 मंजिलें दे दीं। मानसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए आलिया ने अपना भ्रम और अविश्वास व्यक्त किया। मानसी की आंखें घबराहट में इधर उधर घूमी और उसने अपने कान के पास के बालों को सहलाते हुए हकलाते हुए कहा, शायद रोहित ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं पहली कर्मचारियों में से एक हूँ, एक तरह का अग्रिम इनाम। अब जब वह इतना अमीर है तो यह उसके लिए कुछ भी नहीं है। सच में, लेकिन जहां तक मैं जानती हूं, वह आदमी बिना किसी कारण के कभी इतना उदार नहीं होगा। इसके पीछे जरूर कुछ और बात होगी। आलिया को इस बहाने पर यकीन नहीं हुआ। मैं सच में और कुछ नहीं जानती, मानसी ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। बेशक, भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन वह कारण से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे रखा जा रहा था, लेकिन ये काफी सुखद एहसास था और वह खुद से काफी खुश थी। आलिया ने अपनी नज़र हटाई, खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। वैसे भी तुम्हारा हिस्सा मेरे जितना नहीं है। अब से कड़ी मेहनत करना। अगर तुम कुछ भी गलत करोगी, पाला बदलोगी या ध्यान भटकाओगी, तो तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। हम केवल रोहित की सुरक्षा के कारण जीवित हैं, खासकर हंग्री घोस्ट की घटना के बाद। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे कहने का क्या मतलब है। बेशक, मैं समझती हूँ। मैं वफादार रहने के अलावा और क्या हो सकती हूँ। मैं तो आभारी रहूंगी अगर वह मुझे नौकरी से न निकाले, मानसी ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और उन्हें निराश नहीं करूंगी। ये हुई ना बात, आलिया ने संतुष्टि में सिर हिलाया। रोहित की मंजूरी लिए बिना ही वह एक रौबदार हाउसकीपर की तरह व्यवहार कर रही थी और कर्मचारियों को नसीहत देने लगी थी। क्या यह मिस आलिया और मिस मानसी नहीं हैं? आप इतनी जल्दी कंपनी में आ गईं। क्या हमारे बॉस ने कल नहीं कहा था कि जब तक अनुबंध समाप्त नहीं हो जाता, हम बाहर नहीं निकलेंगे? उसी समय सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उत्साहपूर्वक उनके पास आया, जो शायद अभी अभी कंपनी पहुंचा था। तो आप दोनों महिलाएं अपना समय बर्बाद न करें तो बेहतर होगा। इसके अलावा कुछ निर्णय आप खुद नहीं ले सकती, बेहतर होगा कि आपके बॉस इस पर चर्चा करने के लिए आएं। इस आदमी को देखते ही आलिया का सुंदर चेहरा तुरंत काला पड़ गया और वह बर्फीली दृढ़ता के साथ बोली, हमारे बॉस ने कहा है कि यह आज के लिए अंतिम नोटिस है। यदि आप इसे शांति से सुलझाना चाहते हैं तो अपनी कंपनी के प्रमुख को मुआवजे पर चर्चा करने के लिए ऊपर भेजें। यदि आप देर करते रहेंगे तो हमारे बॉस कल शिकायत दर्ज करेंगे। शिकायत दर्ज करेंगे? बिना ठोस आधार के बड़ी बातें न करें। आप हमारी रिपोर्ट किस बात के लिए करेंगे? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, मैनेजर झांक के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने कहा। आलिया ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ओह हाँ, रोहित ने अभी क्या कहा था? मैं भूल गई। अगर वे अभी भी जाने से इनकार करते हैं तो रोहित ने उन पर जयपुर शहर की सुरक्षा में खलल डालने, उनके व्यक्तिगत काम में बाधा डालने का आरोप लगाने
और यदि आवश्यक हो तो इसे एक विशेष घटना के रूप में संभालने के लिए कहा है, मानसी ने याद दिलाया। सुना आपने, आपके पास आज दिन के अंत तक का समय है कि आप अपने बॉस को मुआवजे पर चर्चा करने के लिए हमारे कार्यालय भेजें। यदि आप आज का मौका चूक गए तो हमें बाहर निकालने के लिए दोष मत देना, आलिया ने मैनेजर की ओर ध्यान न देते हुए और अपने बालों को झटकते हुए मुड़कर कहा। मानसी भी सख्त चेहरे के साथ बोली, मैनेजर, मुझे उम्मीद है कि आप कल की तरह परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अगर हम इसे उचित माध्यमों से सुलझा लें तो ये सबके लिए बेहतर होगा। यदि आप कल वाला रवैया जारी रखते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि क्या होगा। रोहित के पीछे होने के कारण वह जाने से पहले ये चेतावनी देने के लिए पर्याप्त आश्वस्त थी। मैनेजर ने दोनों महिलाओं को जाते हुए देखा, उसकी निगाहें अनिश्चितता से टिमटिमा रही थीं। वह कोई मूर्ख नहीं था, बेशक वह जानता था कि शांगतोंग टावर का नया मालिक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, अन्यथा सील होने के बाद इसे इतनी जल्दी निजी हाथों में स्थानांतरित नहीं किया जाता। लेकिन एक कर्मचारी के रूप में इन मुद्दों के बारे में चिंता करना उसका काम नहीं था। कुछ सोचकर उसने फिर भी अपने बॉस को फ़ोन करके सूचित करने का फैसला किया। इस दौरान आलिया ने केवल अपने क्षेत्र का निरीक्षण करने से कहीं अधिक काम किया था। उसने इमारत में शेष कंपनियों के प्रमुखों को खाली करने की सूचना दे दी थी और उन्हें एक दिन की समय सीमा दी थी। इसी बीच सबसे ऊपरी मंजिल के कार्यालय में रोहित, राजीव, श्रवण और हरीश पाल कई घंटों से चर्चा कर रहे थे और अंततः उन्होंने अधिकांश मामलों को सुलझा लिया। कंपनी के मामलों के लिए अभी के लिए इतना ही। मैं कुछ दिनों में जे सिटी जा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ चीज़ों को संभालने का समय या क्षमता नहीं है, इसलिए मैं केवल अध्यक्ष प्रेसिडेंट का पद संभालूंगा। अब से मैं चाचा राजीव और केशव पर निर्भर रहूंगा। मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आप दोनों कंपनी के लिए लगभग सब कुछ तय कर सकते हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि कंपनी को केशव के हाथों में छोड़ना ठीक है? श्रवण ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए और उत्सुक भाव से सिगरेट का कश खींचते हुए कहा। केशव ने व्यंग्य किया, पिताजी, ऐसा लगता है कि आपको मेरी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है। एक बार कंपनी शुरू हो जाए तो मैं आपको दिखा दूंगा कि एक बिजनेस जीनियस कैसा होता है। श्रवण उसे फिर से डांटना चाहते थे, लेकिन ये देखते हुए कि केशव का कंपनी में रहना उसके लिए अच्छा था, भविष्य के विकास की परवाह किए बिना, ये कम से कम बच्चे को आकार देगा और श्रवण को चिंता से बचाएगा। इसके अलावा राजीव के प्रबंधन और रोहित के समर्थन के साथ कंपनी नहीं डूबेगी। वैसे भी वह मुनाफे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उस पल हरीश पाल हैरान दिखे। रोहित, तुम जे सिटी जा रहे हो? मैंने तुम्हें पहले इसका जिक्र करते नहीं सुना। जयपुर शहर की घटना के बाद मुझे कुछ प्रशिक्षण और पुरस्कारों के लिए जे सिटी जाना है, जिसमें मैंने अन्य मामलों के कारण देरी कर दी थी, रोहित ने समझाया। मुझे ये यात्रा करनी ही होगी, वरना मुख्यालय मुझे इस शहर का प्रभारी बनाए रखने में सहज नहीं होगा। आखिरकार मुझे प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा। तुम कितने समय तक बाहर रहोगे? हरीश पाल ने पूछा। कम से कम एक हफ्ता, उससे ज़्यादा के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, रोहित ने जवाब दिया। तुम्हारी अनुपस्थिति में जयपुर शहर में अलौकिक घटनाओं से कौन निपटेगा? हरीश पाल ने पूछा। रोहित ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, अगले 1 महीने तक निश्चित रूप से कोई अलौकिक घटना नहीं होगी, आप निश्चिंत रह सकते हैं। मेरी अनुपस्थिति में मैं आपसे चीज़ों पर नज़र रखने का अनुरोध करूंगा। कोई समस्या हो तो मुझे फ़ोन करें, मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है। फिर हरीश पाल थोड़ा झिझके लेकिन मान गए। आखिरकार उनके अपने परिवार को रोहित ने बचाया था, वह मदद करने से इनकार नहीं कर सकते थे। बातचीत के दौरान उन्होंने देखा कि आलिया और मानसी, जो पहले चली गई थीं, तेजी से वापस आ रही थीं। रोहित, मुसीबत आ गई है। नीचे की कंपनियों के मालिक आ गए हैं। रोहित ने उनकी ओर देखा और कहा, क्या उनका आना अच्छी बात नहीं है? इससे मुझे उन्हें एक एक करके खोजने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा काम यहाँ लगभग पूरा हो गया है, उन्हें अंदर आने दो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कार्यालय का लकड़ी का दरवाजा जोर से धकेला गया। जो कंपनी शांत थी, वह अचानक एक बड़ी भीड़ से भर गई, कम से कम 30-40 लोग। रोहित और अन्य लोगों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। आप में से यहाँ का बॉस कौन है? काले सूट में एक मोटे गंजे आदमी ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैं हूँ। क्या आप नीचे की कंपनियों के प्रभारी हैं? रोहित ने उनकी ओर देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। मैंने अपनी सचिव से सुना है कि आप मुआवजे के मुद्दों के कारण हटने को तैयार नहीं हैं। यदि ऐसा है तो आप मुझसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं मामलों को सुलझाने में काफ़ी समझदार रीजनेबल हूँ। तुम समझदार हो। पास खड़ी आलिया शर्मिंदगी में अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ने से नहीं रोक सकी। आप यहाँ के बॉस हैं। आप बहुत युवा दिखते हैं, क्या वाकई आप ही प्रभारी हैं? सफ़ेद शर्ट वाले एक आदमी ने पूछा। आप कौन हो सकते हैं? रोहित ने बिना किसी हड़बड़ी के पूछा।
आलिया ने फुसफुसाते हुए कहा, उसका नाम सुनील है और उसके बगल में गंजा आदमी चिन्मय है। ये कैसा सवाल है बॉस सुनील? अगर मैं प्रभारी नहीं होता तो क्या मैं बोलता भी? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। उस बॉस सुनील ने जवाब दिया, हमने शांगतोंग टावर के साथ 5 साल का अनुबंध किया था और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। अब आप हमारी कंपनियों को हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अनुबंध के उल्लंघन के लिए दंड और हमारी कंपनियों को होने वाला नुकसान छोटी रकम नहीं है। मैंने अनुमान लगाया है कि यदि आप वास्तव में हमें 1 दिन के भीतर बाहर निकालने का इरादा रखते हैं तो ये कम से कम इतना होना चाहिए। उसने 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। 20 लाख, रोहित ने कहा। आजकल 20 लाख तो जेब खर्च है। ये 2 अरब है। मेरी कंपनी का नुकसान और भी ज्यादा है, मुझे 3 अरब चाहिए। चिन्मय नाम के गंजे आदमी ने 3 उंगलियां ऊपर उठाईं। रोहित ने चारों ओर देखा और पूछा, बाकी मालिकों के बारे में क्या? हमारी कंपनी भी 1 अरब मुआवजे की मांग करती है, एक अन्य मालिक ने कहा। यह नियमों के अनुरूप नहीं है, रोहित ने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा। आपके अनुबंध सभी वैध हो सकते हैं और अनुबंध के उल्लंघन का मुआवजा वास्तविक हो सकता है, लेकिन उचित प्रक्रिया के अनुसार आपको पिछली शांगतोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड से मुआवजा मांगना चाहिए। आखिरकार, मैंने उस कंपनी के कर्ज नहीं लिए हैं। मैं आपसे मुआवजे पर चर्चा केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई छोटा मुद्दा मेरे काम और कंपनी की योजनाओं को प्रभावित करे। ये सब के लिए बेहतर होगा कि मैं इसे सुलझाने के लिए आपको थोड़ा पैसा दे दूं। उसने मन ही मन बड़ी रकम खर्च करने की क्षमता के एहसास पर आश्चर्य किया। उसने आगे कहा, लेकिन आप जो आंकड़े सुझा रहे हैं वे मुआवजे की बातचीत नहीं लग रहे हैं, ये जबरन वसूली जैसा लग रहा है। चूंकि आप विनम्र नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं रहूंगा। आज अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ, या जेल जाने के लिए तैयार रहो, चुनाव आपका है। इतना कहकर उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी होती गईं। तुमने क्या कहा? मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? चिन्मय ने गुस्से में कहा, जब तुम शायद दायित्व में रहे होगे तब से मैं बॉस हूं। अगर बात बिगड़ती है तो हम कोर्ट जाएंगे। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं इसे आधे साल 1 साल तक खींच सकता हूं और देख सकता हूं कि तुम्हारी कंपनी कैसे चलती है। सही बात है, हम बिना मुआवजे के नहीं जाएंगे। ये सब काले और सफ़ेद अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। हम अदालत जाने से नहीं डरते। आपको लगता है कि आप हमें बिना एक पैसा दिए यहाँ से निकाल सकते हैं? सपने देखना बंद करें। उनके पीछे खड़ी भीड़ शोर मचाने लगी और ऐसा लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। मुझे भी ऐसे व्यावसायिक मामलों की समझ नहीं है। क्या ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं? रोहित ने भीड़ को नज़रअंदाज किया और मुड़कर पूछा। श्रवण ने सिर हिलाया, ये बहुत सामान्य है। कर्ज के विवाद हमेशा परेशानी का सबब होते हैं। मैंने ऐसी कई घटनाओं का सामना किया है, लेकिन अधिकांश को थोड़े से पैसे देकर जल्दी सुलझा लिया जाता है, जैसा कि तुम कर रहे हो। यदि मामला अदालत में जाता है तो आधे साल या 1 साल तक खींचना बहुत कष्टदायक हो सकता है। रोहित ने सिर हिलाया। उसने हाथ हिलाया और कहा, आलिया, चिराग को फ़ोन करो। उसे बताओ कि मुझसे 7-8 अरब की भारी रकम की वसूली की कोशिश की जा रही है और उसे इसे संभालने के लिए कहो। भाई रोहित, रुकिए, शायद मैं इसे सुलझा सकूं। मुझे कोशिश करने दें, केशव ने अचानक उस समय कहा। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत हो सकता है। अगर संभव न हो तो जबरदस्ती मत करना, रोहित ने कहा। केशव ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, कोई समस्या नहीं होगी। हर बार मुसीबत आने पर किसी को फ़ोन करना हमारा स्टाइल नहीं है। बस देखते जाए। खत्म करने के बाद उसने अपने कपड़े ठीक किए, लंबी सांस ली और खड़ा हो गया। अध्याय 390, केशव की साख। केशव को लगा कि अब अपनी धाक जमाने का समय आ गया है। वह अब और चुप नहीं रह सकता था। आज उसे सबको बता देना था कि उन कमबख्त अलौकिक चीज़ों से निपटने के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह नहीं कर सकता। इसलिए केशव खड़ा हो गया। सज्जनों, इस तरह तमाशा करके आप केवल अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भाई रोहित जब शुरू होते हैं तो पीछे नहीं हटते और एक साधारण आर्थिक विवाद को आपराधिक मामले में बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल आप अपने परिवार की खबर अखबार में देखें। इसलिए मुझे, यानी केशव को थोड़ी सा फेस दें और इस पूरी बात को यहीं भूल जाएं। अपना सामान बांधें और तुरंत यहाँ से दफा हो जाएं, उसने पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ कहा। फिर भीड़ के सामने उसने अपनी शर्त उठाई। एक छोटा, नाजुक फलों वाला चाकू चमकता हुआ दिखाई दिया। हे, चिन्मय उसके पास ठंडी हंसी हंसा, अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और तुम अंडरवर्ल्ड की तरह व्यवहार करने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि हम बिना तैयारी के आए हैं? बोलने के बाद उसने एक इशारा किया। उसके बगल में मौजूद उसके कई गुर्गों ने भी अपनी शर्ट उठाई। फरसा, बेसबॉल बैट और ऐसी ही चीजें सामने आ गईं। वे स्पष्ट रूप से हंगामे के लिए तैयार होकर आए थे। धत तेरे की, ये लोग इतनी अच्छी तैयारी के साथ आए हैं।
केशव की आंखें थोड़ी फटी रह गईं, फिर उसने भारी आवाज में कहा, मूल रूप से मैं इसे शांति से सुलझाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मैं अपनी पहचान और नहीं छिपा सकता। इतना कहकर उसने चुपचाप अपनी जेब से एक भारी सुनहरी पिस्तौल निकाली। बंदूक। चिन्मय की पलकें झपकीं और वह अनैच्छिक रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। केशव, वापस आ जाओ। रोहित को यह मामला संभालने दो। श्रवण को लगा कि यह बच्चा निश्चित रूप से इन लोगों को नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया था कि ये लोग किसी वैध कंपनी के नहीं लग रहे थे। शांगतोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड स्थानीय क्षेत्र में छिपी हुई एक विदेशी शक्ति थी, और जो कोई भी यहाँ कंपनी शुरू कर सकता था, उसकी पृष्ठभूमि निश्चित रूप से संदिग्ध रही होगी और वह अवैध कामों में शामिल रहा होगा। पिताजी, बस शांत रहिए, यह अभी खत्म हो जाएगा। केशव मुड़ा और ओके का इशारा किया। उसे विश्वास नहीं था कि ये लोग खुलेआम बंदूक के सामने तमाशा करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन वास्तविकता अक्सर उम्मीदों से अलग होती है। लानत है, तुम मुझे डराने की हिम्मत करते हो। तुम्हें लगता है कि सिर्फ बंदूक दिखाकर तुम हमें यहाँ से भगा सकते हो। मेरे पास तुम बच्चों के साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं इस ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तुम्हें सच में लगता है कि हम दब्बू हैं? अगर हिम्मत है तो चलाओ ये कमबख्त बंदूक। केशव के हाथ में बंदूक देखकर चिन्मय को लगा जैसे उसने कोई कमजोरी पकड़ ली है, इसलिए वह और भी उग्र हो गया। उसने अपना पैर उठाया और केशव को एक लात मार दी। उसके हाथ में मौजूद चीज असली हो या नकली, इस स्थिति का बतंगड़ बनाना निश्चित रूप से उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, और बिना बड़ा मुद्दा बनाए वह मुआवजे की मांग कैसे कर सकता था। कमीने, तुमने पीछे से मुझ पर हमला किया। केशव लड़खड़ाया और लगभग गिर ही गया और तुरंत जोर जोर से गाली देने लगा। जो व्यक्ति कभी कोई लड़ाई नहीं जीता था, आज वह एक बार फिर मात खा गया। लेकिन रोहित, जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारता था, ठंडे चेहरे के साथ खड़ा हुआ। लगता है बॉस, चिन्मय की नज़रों में पैसा जान से ज्यादा कीमती है ना? तुम क्या करना चाहते हो? चिन्मय ने कहा, जब तक मुआवजा तय नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि उस बच्चे के हाथ में क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस बुलाकर तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रोहित ने अपना पैर उठाया और उसके चर्बी से भरे पेट पर जोर से लात मारी। बल इतना भीषण था कि उसका पैर चर्बी में धंसता हुआ महसूस हुआ। धपाक। चिन्मय बुरी तरह चिल्लाया और वास्तव में हवा में उड़ता हुआ पीछे के लकड़ी के दरवाजे को तोड़कर बाहर गलियारे में जा गिरा। बॉस सुनील और अन्य कर्मचारी, साथ ही गुर्गे भी इतने डर गए कि लगभग उछल पड़े। क्या यह आदमी इंसान भी है? एक ही लात में एक आदमी को उड़ा दिया। वो चिन्मय जमीन पर सुअर की तरह तड़प रहा था। उसके पेट से खून की धारियों के साथ तरह तरह की चीजें बाहर निकल रही थीं। उसका चेहरा दर्द के मारे गहरा बैंगनी लाल हो गया था। अभी भी उल्टी करने की ताकत है। लगता है तुम्हारे पेट की चर्बी पूरी तरह बेकार नहीं है, रोहित ने रूखेपन से टिप्पणी की, फिर अपनी तीखी निगाहें दूसरे मालिकों की ओर घुमाईं। वे पसीने पसीने हो गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें कोई जंगली जानवर निशाना बना रहा हो, और उनकी हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई। अच्छी लात मारी। वह गंजा बुढ़ा पहले मेरी खूबसूरत टांगों को घूर रहा था। अच्छा हुआ उसके साथ, आलिया उत्साह से चिल्लाई, लेकिन फिर जल्दी से जोड़ा, रोहित सावधान रहना। लानत है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस पर हाथ उठाने की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। कुछ साहसी लोग चिल्लाए और आगे बढ़े, अपना सिर घुमाए बिना ही, जैसे उसके पास अपने परिवेश पर नजर रखने के लिए अदृश्य आंखों की एक जोड़ी हो। रोहित ने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे आगे वाले आदमी के माथे पर एक ठंडी बंदूक टिका दी। एक कदम और बढ़ाया तो तुम मरोगे। वे कुछ लोग डर के मारे तुरंत जम गए। कृपया बॉस, शांत हो जाए। आप जो कर रहे हैं वह अवैध है, उसके बगल में बॉस सुनील हकलाते हुए बोला। उसने वास्तव में बंदूक निकालने की हिम्मत की थी। रोहित ने उसकी ओर देखा और लापरवाही से एक गन लाइसेंस निकाल दिया। जबरन वसूली और जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति पर हमला। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूं? क्या आप मालिक निजी तौर पर मामला सुलझाना चाहेंगे या कानूनी प्रक्रिया अपनाना चाहेंगे? अगर हम निजी तौर पर सुलझाते हैं तो आप मुझे उन कीमतों के अनुसार मुआवजा देंगे जो आपने शुरू में मेरी मानसिक पीड़ा और मेरे स्टाफ के चिकित्सा खर्चों के लिए उद्धृत की थी। तुम्हारे लिए 2 अरब और उसके लिए 1 अरब। वह जो जमीन पर पड़ा है उसका मामला थोड़ा अधिक जटिल है। तुम हमें लूट रहे हो। बॉस सुनील की आंखें सदमे और डर से फटी रह गईं, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने किसी बहुत ही भयानक हस्ती से पंगा ले लिया है। तो फिर चलिए कानूनी प्रक्रिया अपनाते हैं। जिस रकम की आपने जबरन वसूली की कोशिश की और उसके बाद के अपराधों को देखते हुए मेरा अनुमान है कि कम से कम बिना पैरोल की उम्र कैद होगी, और एक बार ऐसा होने पर मैं प्रभारी नहीं रहूंगा। चिराग और उसकी टीम को यहां पहुंचने और कार्यभार संभालने में 10 मिनट से कम समय लगेगा। आप मालिक, बेहतर होगा कि इस पर अच्छी तरह विचार कर लें, उसने कहा।
ओह, और आप पीछे वाले लोग भी अपने मालिकों को सलाह दें, क्योंकि आप भी इसमें शामिल थे। एक बार कैप्टन जैद चिराग के आने के बाद आप में से कोई भी बच नहीं पाएगा। आप सभी खबरों में होंगे। ये कहने के बाद रोहित मुड़ा और वापस सोफे पर बैठ गया। सब खत्म हो गया। कुछ मालिक इतने डर गए कि वे जमीन पर गिर पड़े, उनका चेहरा पीला पड़ गया और होश उड़ गए। बॉस, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें बस संख्या बढ़ाने के लिए बुलाया गया था। कृपया हमें जाने दें, अन्य कर्मचारी रोते हुए बोले। किसने सोचा था कि वे अनजाने में इतने गंभीर मामले में फंस जाएंगे। रोहित ने एक नज़र डाली पीछे की गंदगी साफ करने के बाद आप जा सकते हैं, लेकिन जो लोग लड़ाई शुरू करने वाले थे वे यहीं रुकें। धन्यवाद बॉस। अन्य लोगों ने तुरंत राहत की सांस ली और भागते हुए बाहर निकल गए। जाने से पहले उन्होंने वहां की पूरी गंदगी साफ की। केशव ने आह भरी और कहा, मैंने अभी तुमसे अपनी साख बनाए रखने के लिए कहा था। देखो, जब तुम बात नहीं मानते तो यही होता है। बेचारे बच्चे। हरीश पाल का मुंह थोड़ा टेढ़ा हुआ, वे पहले से ही ऐसे दृश्यों के अभ्यस्त थे। मूल रूप से क्लब के एक समूह ने रोहित से जबरन वसूली और ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने उन सब का सफाया कर दिया था। अब प्रेत नियंत्रकों स्पिरिट कंट्रोलर्स के घेरे में बहुत कम लोग थे जो उसे सीधे चुनौती देने की हिम्मत करते थे। आखिरकार यह आदमी इतना क्रूर था कि उसने उपेंद्र गुप्ता को भी मारने की हिम्मत की थी, जो अरूप गुप्ता का अपना भाई था। अध्याय 391 असामान्य वृत्ति। दोपहर में चिराग अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उन लोगों की किस्मत खराब थी। जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति से जबरन वसूली करना, अशांति फैलाना और रोहित के काम में बाधा डालना, इन सभी आरोपों के साथ वे शायद जीवन भर रिहा होने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। बेशक कुछ ऐसे मालिक भी थे जिन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर मामले को निजी तौर पर सुलझाने का विकल्प चुना और सजा से बचने के लिए भाग्यशाली रहे। लेकिन चिन्मय नाम का वह गंजा बॉस इतना भाग्यशाली नहीं था। बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक कि वह अपने बगल में खड़े अधिकारी को पकड़कर होश में नहीं आया। भीषण दर्द सहते हुए वह चिल्लाया, मुआवजा मुआवजा, उस आदमी से भुगतान करवाओ। पास के लोगों ने गहरी संवेदना के साथ यह सुना। उसे पैसे से कितना प्यार था। ये सोचना भी अजीब था कि कोई इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं कर सकता। कंपनी के मामलों को अस्थायी रूप से निपटाने के बाद रोहित स्वाभाविक रूप से एक हैंड्स ऑफ मैनेजर, जो काम दूसरों पर छोड़ देता है, बन गया। राजीव के प्रभारी होने और श्रवण की मदद के कारण संभवतः कोई समस्या नहीं होने वाली थी। घर जाते समय बगल वाली सीट पर बैठी आलिया को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, अगर कंपनी चलानी है तो खुद चलाओ। आपने अपनी चीज़ें इतनी जल्दी दूसरों को क्यों दे दी? वे मुफ्त में फ़ायदे उठा रहे हैं। ये बहुत अनुचित है। यदि आप दूसरों को कुछ लाभ नहीं देंगे तो वे आपकी मदद कैसे करेंगे? रोहित ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि एक कंपनी में कितने पद होते हैं। क्या तुम मुझसे उन सभी मामलों को संभालने की उम्मीद करती हो? अगर ऐसा है तो इसे शुरू न करना ही बेहतर है, आलिया ने कहा। यह बिना किसी आभार वाला काम है। रोहित हल्का सा मुस्कुराया, कंपनी के बिना मैं धनी व्यापारियों के एक समूह को अपने पक्ष में कैसे कर पाता? यदि आप उन अमीर और शक्तिशाली व्यक्तियों को अपने साथ नहीं मिलाते तो भविष्य में मदद के लिए किसके पास जाते? सेफ हाउस बनाने की योजना की तरह ही निर्माण में श्रवण की मदद के बिना तुम एक निर्माण टीम भी किराए पर नहीं ले पाती और तुम अपना पैसा भी खर्च नहीं कर पाती। अतीत में उपेंद्र गुप्ता ने भी क्लब की स्थापना करते समय जयपुर शहर के शीर्ष दिग्गजों को शेयरधारक के रूप में शामिल किया था। मुझे जो करने की ज़रूरत है वह लगभग वही है जो उपेंद्र गुप्ता ने उस क्लब को शुरू करते समय किया था। हालांकि वह आदमी मर चुका है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसकी योजना गलत नहीं थी। उस समय उपेंद्र गुप्ता के पास पैसा, लोग और ताकत थी। उसने केवल एक ही गलती की थी कि वह मुख्यालय के करीब नहीं पहुंच पाया। उसने उस मोड़ पर बोलना जारी नहीं रखा। रोहित जानता था कि अगर उपेंद्र गुप्ता उस समय मुख्यालय में शामिल हो गया होता तो उसके खिलाफ रोहित की कोई भी कार्रवाई निश्चित रूप से रोक दी गई होती, क्योंकि मुख्यालय कभी भी ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देता। इसलिए अतीत की इस चेतावनी के साथ वह स्वाभाविक रूप से बेहतर करना चाहता था। उसे अपनी खुद की शक्ति के साथ साथ जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति की पहचान भी बनाए रखने की आवश्यकता थी। बेशक दोनों तरफ लाभ उठाने के अपने नुकसान भी थे। उसे हमेशा मुख्यालय को कुछ साख देनी पड़ती थी और कुछ अवसरों पर प्रयास करना पड़ता था। अब से तुम कंपनी के वित्त फाइनेंस का ख्याल रखोगी। जब तक वहाँ कोई समस्या नहीं है तब तक सब ठीक रहेगा। उन मालिकों से पैसे इकट्ठा करो जिन्होंने निजी तौर पर समझौता किया है और बाद में उसे कंपनी में लगा देना। ये परिचालन पूंजी ऑपरेटिंग कैपिटल का पहला जत्था होगा। रोहित ने आलिया की ओर देखा, पूरा दिन खरीदारी करने और कपड़े खरीदने के बारे में मत सोचो।
यदि तुम काम में ढिलाई बरतोगी तो मैं तुरंत तुम्हारी जगह दूसरा अकाउंटेंट रख लूंगा। हालांकि वह जानता था कि आलिया एक काफ़ी आज्ञाकारी महिला थी जो पैसे की लालची और मौत से डरने वाली थी और जिसमें दूसरों की तरह छल कपट नहीं था। फिर भी रोहित को डर था कि उसका आलस उसके काम को प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसे चेतावनी देना जरूरी था क्योंकि उसका काम बहुत महत्वपूर्ण था। निश्चिंत रहें, मैं कल से लगन से काम करना शुरू कर दूंगी, मैं बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतूंगी, आलिया ने एक छोटी बच्ची की तरह रोहित का हाथ पकड़ते हुए कहा। मानसी इसमें तुम्हारी मदद करेगी, रोहित ने लापरवाही से जोड़ा। यदि तुम्हें कोई समस्या हो तो राजीव से बार बार पूछना, वह एक पेशेवर प्रबंधक और व्यवसाय में वरिष्ठ है, वह निश्चित रूप से तुम लोगों से अधिक जानता है। उसे इन मामलों को जल्दी से व्यवस्थित करने की जरूरत थी ताकि वह अपनी स्थिति से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सके। हाल ही में रोहित को एक एहसास हो रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे खराब हो रहा था। ये किसी द्वेषी प्रेत का पुनरुत्थान नहीं था, बल्कि उसका पिछला पुनरुत्थान पूर्ण नहीं था, जिससे उसका शरीर आधा मानव आधा प्रेत वाली स्थिति में रह गया था। हाल ही में उसके शरीर में समस्याओं के लक्षण दिखने लगे थे। वह नहीं जानता था कि यह प्रेत की शक्ति के अत्यधिक उपयोग के कारण था या कोई संतुलन धीरे धीरे बिगड़ रहा था। इस एहसास का कारण यह था कि कल जब वह मानसी के साथ सो रहा था तो उसे पाने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। शुरू में रोहित ने सोचा कि यह सिर्फ उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन उसे गहराई से महसूस हुआ कि ऐसा नहीं था। इस आवेग ने उसे एक नया शरीर धारण करने का विचार तक दे दिया। क्या हेडलेस घोस्ट शैडो, बिना सिर वाली प्रेत छाया की जन्मजात वृत्ति मेरे विचारों को प्रभावित कर रही है? रोहित की निगाहें गंभीर हो गईं जब उसे फुरेन मॉल में हेडलेस घोस्ट शैडो की घटना याद आई। हेडलेस घोस्ट शैडो शुरू में लगातार शरीर के हिस्सों को जोड़ रहा था, प्रतिशोधी प्रेतों से बना एक आदर्श शरीर खोजने की कोशिश कर रहा था। अब वह हेडलेस घोस्ट शैडो को पूरी तरह से नियंत्रित करता था, और भले ही वह हमेशा नियंत्रण में रहा हो, लेकिन अगर उसका शरीर सड़ने लगा या उसमें कोई बीमारी विकसित हुई तो शरीर बदलने की हेडलेस घोस्ट शैडो की प्रवृत्ति और भी प्रबल हो सकती है। अंततः ये वृत्ति उसके अपने कार्यों को भी प्रभावित कर सकती है, और उस समय शायद हेडलेस घोस्ट शैडो अपनी सुप्त अवस्था से एक बार फिर जाग जाए। यह एहसास पिछले 2 दिनों में ही पैदा हुआ होगा, जिसका मतलब है कि स्थिति अभी उभरनी शुरू हुई है। रोहित ने विचार किया, मेरे पास अभी भी काफ़ी समय है, लेकिन एक बार शुरुआती संकेत दिखने के बाद मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता, अन्यथा जब तक समस्या पूरी तरह सामने आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। साथ ही उसने इस समस्या को हल करने की कई संभावनाओं के बारे में भी सोचा। शरीर बदलने के लिए हेडलेस घोस्ट शैडो की शक्ति का उपयोग करना, समाधान के लिए ह्यूमन स्किन पेपर, मानव त्वचा वाला कागज से पूछना, एक आदर्श प्रेत शरीर के लिए घोस्ट कैबिनेट के साथ व्यापार करना। हालांकि ये तीनों तरीके अपनी एक कीमत के साथ आते थे। मानव त्वचा वाले कागज पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसमें छिपे सच के पीछे ऐसे जाल थे जो अस्पष्ट भय पैदा करते थे, और एक गलत कदम उसी कागज के हाथों मौत का कारण बन सकता था। घोस्ट कैबिनेट के साथ व्यापार की लागत बहुत अधिक थी, एक आदर्श प्रेत शरीर रोहित से अकल्पनीय कीमत मांग सकता था। जहां तक शरीर बदलने के लिए हेडलेस घोस्ट शैडो का उपयोग करने की बात थी, ये सबसे सरल लेकिन सबसे क्रूर तरीका था, क्योंकि उसे निश्चित रूप से एक जीवित व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करना होगा, और यह केवल एक अस्थायी समाधान होगा। नया शरीर भी उसी तरह सड़ेगा और खराब होगा। उसने असहाय होकर आह भरी। यदि संभव होता तो रोहित वास्तव में एक घोस्ट कंट्रोलर, प्रेत नियंत्रक के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता था। आखिरकार ये बहुत खतरनाक था। केवल आधे साल में उसने अनगिनत नियंत्रकों को मरते देखा था, जिनमें कुछ शीर्ष खिलाड़ी भी शामिल थे। लेकिन इससे क्या, जिनका पतन होना तय है वे गिरेंगे ही। यदि वह नहीं होता तो सुनीता, अनिकेत और अन्य लोग जेसीटी की इस यात्रा में मर चुके होते। इतनी उच्च मृत्यु दर के साथ रोहित वास्तव में नहीं जानता था कि वह कितनी दूर तक जा पाएगा। उसने सोचा था कि पुनरुत्थान के बाद वह उग्र प्रेतों के पुनर्जीवित होने की चिंता किए बिना लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन अलौकिक शक्तियों के सामने बहुत सारे अप्रत्याशित बदलाव थे। पहले हाथ में लिए हुए मामलों को सुलझाओ, फिर इस समस्या से निपटो। मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष कर चुका हूँ, अब हार कैसे मान सकता हूँ? रोहित ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, नंबर 7 मिडिल स्कूल के उस दिन से हुई अलौकिक घटनाओं की श्रृंखला को याद करते हुए। वह खुद नहीं जानता था कि उसने आतंक और निराशा के कितने क्षण सहे थे। जीवित रहना वास्तव में एक चमत्कार था। तुम क्या सोच रहे हो? उसके बगल में बैठी आलिया ने उत्सुकता से अपनी पलकें झपकाईं और पूछा। रोहित ने अपने विचारों को समेटा, स्टीयरिंग व्हील घुमाया और मोहल्ले में कार घुसाई। ज्यादा कुछ नहीं, बस काम से जुड़ी कुछ चीजें, उसने कहा। वह आलिया को इन मामलों के बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ऐसा करना बेकार था। उसे एक सामान्य कामकाजी जीवन जीने देना ही अच्छा था।
जब कार प्रवेश द्वार के सामने रुकी तो उसने देखा कि कविता और उसकी माँ अनुपमा, जो कंपनी से जल्दी वापस आ गई थीं, पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। नमस्ते चाची अनुपमा, रोहित ने अभिवादन किया। अनुपमा ने थोड़ा झिझकते हुए मुस्कुराया। मैंने अपने पति से सुना कि आपने कंपनी छोड़ दी है, इसलिए मैं कविता को जल्दी यहाँ ले आई ताकि आप उसे देख सकें। वह पहले रोहित को एक गरीब लड़का समझकर नीची नज़र से देखती थी और यहाँ तक कि अपनी बेटी कविता को उससे बातचीत करने से भी मना करती थी। किसने सोचा था कि स्थिति इतनी अचानक बदल जाएगी कि रोहित के साथ हर मुलाकात अजीब और शर्मनाक होगी, खासकर अब जब राजीव उसके अधीन काम कर रहा था, जिससे चीज़ें और भी अस्वाभाविक हो गई थीं। दूसरी ओर कविता काफ़ी शांत लग रही थी। उसने रोहित की ओर देखा, उसकी उदासीन आंखों में जटिल भावनाएं थीं, जैसे श्रद्धा और मदद की इच्छा। उसकी स्थिति सबसे विशेष और पेचीदा थी। एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते उसने कई अलौकिक श्रापों को झेला था। हालांकि वह जीवित बच गई थी, लेकिन उसके शरीर में रहस्यमय बदलाव आए थे। कविता की समस्या की चिंता न करें, मैं आज ही इसका समाधान कर दूंगा, लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने अभी तक खाना खाया है चाची अनुपमा? क्यों न हम भोजन पर बात करें? मुझे खुद काफ़ी भूख लगी है, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो बहुत जहमत होगी, अनुपमा ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, हम दोस्त हैं, ऐसी औपचारिकताओं की कोई ज़रूरत नहीं है, रोहित ने उत्तर दिया। अध्याय 392 छोटा शैतान। जल्दी रात का खाना खाने के बाद अनुपमा की बेचैनी को देखते हुए रोहित ने और देरी नहीं की। हालांकि वह जानता था कि कविता का मामला बहुत आपातकालीन नहीं है, फिर भी उसने एक माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी समझा। आखिरकार वह खुद एक एकल अभिभावक परिवार से था और माँ की ममता को अच्छी तरह समझता था। बड़ी बहन आलिया, कृपया कुछ समय चाची अनुपमा का साथ दें। कविता, तुम मेरे साथ ऊपर आओ, मैं पहले तुम्हारी समस्या सुलझाता हूँ, रोहित ने खड़े होकर कहा। अनुपमा की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने जल्दी से अपनी बेटी को पीछे जाने के लिए प्रेरित किया। कविता के हाव भाव अभी भी बहुत उदासीन थे, जैसे उसे किसी बात की परवाह न हो। उसने बस धीरे से हूँ कहा और पीछे चल दी। शांत सीढ़ियों में केवल उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। आगे चल रहा रोहित खामोश था और पीछे आ रही कविता भी कुछ नहीं बोली, जिससे माहौल थोड़ा डरावना हो गया था। शायद मुझे तुम्हें इस रूप में नहीं बदलना चाहिए था, तब तुम न तो इंसान और न ही प्रेत जैसी जीव बनती। अचानक रोहित रुका और कविता की ओर मुड़ा। हाई स्कूल के दिनों में वे दोनों बहुत करीब नहीं थे, लेकिन उनके बीच कोई कड़वाहट भी नहीं थी। हालांकि नंबर 7 मिडिल स्कूल की अलौकिक घटना के बाद जीवित बचे कुछ छात्र एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। फिर भी उस स्कूल से जीवित निकलने वाले 7 लोगों में से कम ही लोगों की किस्मत अच्छी रही। वह खुद एक प्रेत साधक बन गया। केशव एक बार मर चुका था, पिंकू का केवल शरीर बचा था, कविता न इंसान रही न प्रेत, और टीशा कॉलेज की परीक्षा देने कहीं और चली गई। तुम खुद को दोष नहीं दे सकते, अगर तुमने वैसा नहीं किया होता तो शायद मैं मर चुकी होती, कविता ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसका स्वर ठंडा था, लेकिन उसकी सोच सामान्य थी। रोहित ने कहा, कभी कभी जीवित रहना मृत्यु से अधिक कष्टदायक हो सकता है। एक संकी की तरह महसूस करना कठिन है। मैं उस दौर से गुजर चुका हूं और इसे अच्छी तरह जानता हूं। और तुम अभी भी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं हो। याद है तुम पहले कैसे बेहोश हो गई थी? वह मेरे प्रभाव के कारण था। अगर मैं मर गया तो तुम वापस उसी अधमरी स्थिति में पहुंच जाओगी और अंततः तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर तुम्हें बस मरना नहीं है, कविता ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया। एक प्रेत साधक के रूप में लंबे समय तक जीवित रहने की कोशिश करना बहुत कठिन है। एक प्रेत को नियंत्रित करने में उसके पुनर्जीवित होने का जोखिम होता है, जबकि 2 को नियंत्रित करने से समय तो बढ़ जाता है, लेकिन अंत में मृत्यु ही होती है। मैंने पुनर्जीवन की समस्या को हल करने का एक विशेष तरीका खोजा है, लेकिन मेरा शरीर बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। मुझे अपनी उत्तरजीविता की ज़रूरतों को पूरा करने और एक नया संतुलन बनाने के लिए नई शक्तियों की तलाश करनी होगी। ये बहुत कठिन है। कम से कम हम अभी जीवित तो हैं, है ना? स्कूल में मारे गए अन्य छात्रों से तो बहुत बेहतर। इसलिए मुझे तुम्हारा आभारी होना चाहिए कि तुमने मुझे जीवित रहने का मौका दिया। और मुझे लगता है कि यह स्थिति काफ़ी अच्छी है। मुझे डर, दुख या दिल का दर्द महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा अस्तित्व ऊंचा हो गया है, जो हर समय स्पष्ट विचार और तर्क बनाए रखता है, कविता बोली। यह एक भयानक स्थिति है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम प्रेतों के स्वभाव के करीब जा रही हो। एकमात्र अंतर यह है कि मैं अभी जीवित हूं और तुम्हारे विचार निरंतर बने हुए हैं। एक बार जब यह चीज़ पूरी तरह से पुनर्जीवित हो जाएगी तो तुम घोस्ट टाइप प्रेत आंख के श्राप से पूरी तरह नष्ट हो जाओगी और मेरी गुलाम बन जाओगी, रोहित ने अपने माथे की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया। एक गहरी लाल प्रेत आंख ने मांस को चीरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिससे एक हल्की लाल चमक निकल रही थी।
कविता इन शब्दों से नहीं डरी, अब उसमें ऐसी भावनाएं नहीं बची थीं। इसके बजाय उसने एक अजीब सी मुस्कान दी, तो रोहित, तुम्हें जीवित रहना होगा, अपने लिए और मेरे लिए भी। आखिरकार मुझे मरने से डर लगता है और मैं इस तरह बस मरना नहीं चाहती। मैं कोशिश करूंगा, रोहित ने उसे एक जटिल नज़र से देखते हुए कहा। बातचीत करते हुए वे दोनों 5वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ गलत न हो, उसने एक अतिरिक्त सुनहरा डिब्बा निकाला और अपनी कलाई पर लिपटी पुरानी पुआल की रस्सी को भी ढीला किया। ये पुरानी प्रथाओं को फिर से शुरू करने का समय था। अगर वह एक दिन प्रेतों द्वारा लाई गई सभी समस्याओं को हल कर सका, तो शायद प्रसूति विशेषज्ञ ऑब्स्टेट्रिशियन बनना एक बहुत अच्छा करियर होगा। मैं अब तुम्हारे पेट से प्रेत शिशु गोस्ट इन्फेंट निकालने जा रहा हूं। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, बस शांत रहो और घबराओ मत, चाहे जो भी हो, रोहित ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए गंभीरता से कहा। क्या तुम्हें मेरा पेट काटना पड़ेगा? कविता ने अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए जिससे उसकी पतली और गोरी कमर दिखाई देने लगी। वाकई एक डांसर जैसी काया थी। रोहित ने कहा, किसने तुमसे कहा कि हमें पेट खोलने की ज़रूरत है? क्या मैं इतना क्रूर हूँ? हॉरर फिल्मों में तो ऐसा ही होता है ना? कविता ने जवाब दिया। मैं हॉरर फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्यों से कहीं ज़्यादा डरावना हूँ, रोहित ने कहा। जैसे ही रोहित ने बोलना बंद किया, वह अचानक आगे बढ़ा और उसका हाथ सीधे कविता के पेट के अंदर चला गया, जैसे उसके पेट में एक बड़ा छेद कर रहा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि हाथ अंदर जाने के बावजूद कविता को कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ये किसी पारदर्शी छाया में हाथ डालने जैसा था। पिछली 2 सर्जरी के अनुभव के साथ रोहित इस बार बहुत अधिक कुशल था। उसकी प्रेत आंख ने कविता के पेट के अंदर उस विशेष प्रेत शिशु को पहचान लिया। फिर उसने उसे अपने हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और घोस्ट डोमेन और घोस्ट शैडो की शक्तियों के साथ उस इकाई को उसके शरीर से पूरी तरह अलग कर दिया। जल्द ही रोहित का हाथ कविता के पेट से बाहर आ गया और उसकी पकड़ में एक हथेली से थोड़ा बड़ा शिशु था। ये बच्चा हर तरफ से हल्का हरा था, जो न तो मृत शिशु जैसा लग रहा था और न ही किसी हिंसक प्रेत शिशु जैसा। इस समय उस नन्हे शिशु की लाल आंखें खुली थीं, जो प्रेत आंखों की तरह अपने आसपास की हर चीज का बारीकी से निरीक्षण कर रही थीं। क्या ये लोगों को खाना शुरू कर देगा? रोहित सुरक्षा की दृष्टि से अपने हाथ में मौजूद उस प्रेत शिशु को चुपचाप देखता रहा। प्रेत शिशुओं के बारे में उसकी पिछली समझ के अनुसार, जो शिशु अभी पैदा हुआ होता है, वह सबसे पहले उसी व्यक्ति को खाता है जिसे वह देखता है। उसने सबसे पहले रोहित को देखा था, इसलिए उसे रोहित पर हमला करना चाहिए था। हालांकि कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद भी उस प्रेत शिशु ने न तो रोहित पर हमला किया और न ही पास खड़ी कविता पर। क्या ये प्रेत शिशु है? कविता ने उस जीव को देखा जिसे रोहित ने उसके पेट से निकाला था। उसे थोड़ा अजीब लगा, ये लगभग उस बच्चे जैसा है जिसे मैंने जन्म दिया हो। प्रेत बच्चा? रोहित अचानक हंसा। अगर यह चीज़ नियंत्रण से बाहर हो गई, तो ये पूरे शहर की आबादी को निगल सकती है, यहाँ तक कि प्रेतों को भी। प्रेत शिशु द्वारा निगले गए प्रेत मरते नहीं हैं, बल्कि जबरन उसके शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? कविता ने पूछा। रोहित की नज़र थोड़ी घूमी, लेकिन उसने उत्तर नहीं दिया। कविता का प्रश्न वही था जिस पर वह दिन से विचार कर रहा था। ये प्रेत शिशु अद्वितीय था। जयपुर शहर के कई शिशुओं में से केवल कविता द्वारा जन्मा गया ये शिशु ही एक असामान्यता थी। ये हंग्री घोस्ट द्वारा नियंत्रित नहीं था, न ही यह उसके कैद होने पर गायब हुआ था। ये घोस्ट आई के श्राप के कारण एक नए तरीके से जीवित बच गया था। ये स्थिति लाखों में एक थी, जो कई दुर्घटनाओं और संयोगों का परिणाम थी। इसलिए वह इसे संभालने के 2 तरीकों पर विचार कर रहा था। उन्मूलन, ताकि आगे कोई परेशानी न हो। यह कोई वास्तविक प्रेत नहीं था, ऐसी उत्पन्न चीजों को मारा जा सकता था। नियंत्रण और पोषण, यदि सफल रहा तो रोहित इसे प्रेत खिला सकता था, जिससे ये हंग्री घोस्ट के स्तर से भी आगे एक भयानक अस्तित्व में विकसित हो सकता था। लेकिन यह नियंत्रण से बाहर भी हो सकता था। हालांकि यदि सफल रहा तो इसका मूल्य अकल्पनीय होगा, जो संभावित रूप से पूरे एशिया महाद्वीप नहीं, यहाँ तक कि वैश्विक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। आखिरकार ये बहुत कीमती था। मेरी वर्तमान स्थिति में क्या मुझे अभी भी मौत से डरने की ज़रूरत है? रोहित की आंखें सख्त हो गईं और उसने तुरंत फैसला ले लिया। इसे पालने का जोखिम और इनाम आनुपातिक होते हैं, बिना मौका लिए कभी अवसर नहीं मिलता। मैंने इसे पालने का फैसला किया है। हमेशा उदासीन रहने वाली कविता भी चकित रह गई। तुम एक छोटे प्रेत को पालना चाहते हो? यह एक जोखिम भरा निवेश है, लेकिन मुनाफा बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, रोहित ने बहुत गंभीरता से कहा। तो मैं इसे पालने में तुम्हारी मदद करूंगी। आखिरकार तुम इस चीज़ को हर समय अपने साथ नहीं रख सकते, कविता ने अचानक कहा। रोहित हैरान था। तुम इसे पालने में मेरी मदद करोगी? नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा।
अगर कुछ गलत हुआ तो तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाओगी। वाकई, वह इसे अपने साथ नहीं रख सकता था क्योंकि इसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए उसने इसे एक सुरक्षित घर सेफ हाउस में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि कविता ऐसा सुझाव देगी। मुझे इसके साथ कुछ संबंध महसूस होता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कविता ने रोहित के हाथों में मौजूद प्रेत शिशु को देखते हुए कहा। इसके अलावा यह एक परीक्षण भी है। अगर मैं इसे नियंत्रित करने में तुम्हारी मदद कर सकूं तो यह मूल्यवान होगा। भले ही इसमें खतरा हो, क्या मैं ऐसी दिखती हूं जो अब इससे डरेगी? रोहित ने विचार किया। उसे मानना पड़ा कि कविता की बात में दम था। एक छोटे प्रेत को पालना मुश्किल नहीं था, लेकिन समस्या उसे आज्ञाकारी बनाने की थी। एक अनियंत्रित छोटा प्रेत बेकार था। वह इसे हमेशा अपने साथ नहीं रख सकता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका था कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजा जाए जो इस पर नज़र रखने और संबंधित शोध और प्रयोगों में मदद कर सके। इसके लिए जबरदस्त साहस के साथ साथ पर्याप्त क्षमता और रोहित के पूर्ण विश्वास की आवश्यकता थी। कविता के पास साहस था, अब उसमें डर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक थी। जहां तक विश्वास की बात है, रोहित को कभी संदेह नहीं था, क्योंकि कविता का भाग्य लंबे समय से उसके साथ जुड़ा हुआ था। कमी केवल क्षमता की थी। अगर चीजें हाथ से निकल गईं, तो कविता मरने वाली पहली व्यक्ति हो सकती थी। ये जोखिम भरा है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, रोहित ने कहा। कविता कुछ नहीं बोली, वह बस आगे आए और रोहित के हाथों से प्रेत शिशु को ले लिया। रोहित की नज़रें घूमी और उसने देखा कि प्रेत शिशु कविता के हाथों में बिना किसी द्वेष के आराम से लेटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे प्रेत शिशु के शिकार करने के नियम विफल हो गए हों। देखो, ये काफी प्यारा है, कुछ हद तक तुम्हारी तरह दिखता है, कविता ने अपने हाथों में शिशु को निहारा। फिर उसने जोड़ा, तुमने पहले अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमेशा तुम ही जोखिम उठाओ और मुझे बस बचाने का अधिकार हो। इसलिए मैं भी जोखिम उठा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहित ने उसे समझाना बंद कर दिया। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करता हूँ, लेकिन प्रेत शिशु बहुत खतरनाक है और तुम्हारे परिवार के साथ रहने से उन्हें नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए तुम्हें कहीं शांत जगह पर अकेले रहना होगा। तुम्हें क्या लगता है, कौन सी जगह अच्छी है? कविता शिशु को ऐसे सहला रही थी जैसे वह कोई छोटा बिल्ली का बच्चा हो। रोहित ने खिड़की से मोहल्ले के अंदर की ओर देखा। ये परिसर बड़ा है और बिल्कुल पीछे एक निर्माण स्थल है जो अभी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ एक मंदिर है जिसे श्रवण ने हाल ही में पूरा किया है। तुम वहाँ रह सकती हो। मैं तुम्हें अपना सैटेलाइट फ़ोन नंबर दे दूंगा ताकि कुछ भी होने पर तुम मुझे तुरंत सूचित कर सको। इसके अलावा सुरक्षित रहने के लिए मुझे कुछ सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय? कविता ने पूछा। प्रेत शिशु मुझे दो, मैं इसकी याददाश्त बदलने की कोशिश करना चाहता हूं ताकि यह आज्ञाकारी बन जाए। मुझे बस यह नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, रोहित ने कहा। उसका इरादा परीक्षण के लिए प्रेत समाचार पत्र का उपयोग करने का था।